Hello and welcome to my YouTube channel. I am Nanki Baveja. Students, as we all know that कि hardly 20-25 days रह गए हैं prelims के लिए, and जैसे जैसे prelims पास आता है तो current affairs को complete करने का stress along with that feeling of fear of missing out बहुत ज़्यादा strong होती जाती है. So in order to reduce that feeling, in order to get away with that feeling, I have come up with a session जहाँ पे मैं आपको economics के current affairs चैप्टर बाय चैप्टर पिलर बाय पिलर कंप्लीट कराऊंगी. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के करंट अफेयर्स से. वाई आई हैव स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मार्केट्स इज बिकॉज दिस इज वन ऑफ द हाई प्रायोरिटी एरिया. जब भी आप इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, भले रिवीजन के लिए ऑल टुगेदर एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाले एरियाज हैं, डोमेन्स हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं. फाइनेंशियल मार्केट बीइंग वन सच एरिया. नाउ टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, अगर आपने अभी तक उसको नहीं कंप्लीट किया है देन मेक श्योर यू वॉच माई सेशन ऑन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, जहाँ मैंने ये दोनों मेजर डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ MCQs कंप्लीट करवाए हैं, विच मेक्स इट ईजियर फॉर द स्टूडेंट टू रिटेन. उसकी डिटेल्ड आंसर की भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल विच इज इकोनॉमिक्स विद नानकी के ऊपर शेयर करी थी. क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब के ऊपर विद आंसर्स डिस्कस करवाए थे. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट के करंट अफेयर्स, स्टूडेंट्स फर्स्ट लेट मी ब्रीफ यू अबाउट दिस सेशन. इस सेशन में आपको करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे. कहाँ से करवाए जाएंगे? मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स प्रेफर reading PT 365 to complete their current affairs roundup for the entire year. बस उसी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एंड ल्यूसिड वे में अरेंज करके करंट अफेयर्स में कंप्लीट करवाने वाली हूँ. एंड विद रिस्पेक्ट टू द अदर टॉपिक्स, अच्छा अब ये भी होता है कि इसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है. यू डू नॉट नीड टू वरी अपॉन दैट. जो टोटल एक साल के लास्ट करंट अफेयर्स थे, द अपडेटेड मटेरियल एंड द ऑलरेडी द वन विच वॉज प्रिंटेड इन जनवरी, वो सारा का सारा इसमें कवर करा दिया है. अब क्वेश्चन आता है स्टैटिक पोर्शन को कहाँ से करें, क्योंकि आप लोग टिल दी एंड क्या करते हो, अपने सोर्सेज चेंज करते रहते हो. मार्केट में 3-4 स्टैंडर्ड बुक्स है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स, वन ऑफ देम विच इज़ नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, विवेक सिंह. तो इसमें से कहाँ से करें, कौन सी बेटर है, क्या छूट तो नहीं जाएगा अगर हम एक को कवर करेंगे, क्या हमें 2-3 किताबें पढ़नी चाहिए? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए भी मैंने एक माइक्रो लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करी है. कहाँ मिलेगी माइक्रो लिस्ट? आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहाँ पे मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए कि जब भी लेट्स सपोज आप फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू बी रेडी विद दोज टॉपिक्स बिफोर यू सिट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम. तो अब चाहे आपका कोई सा भी सोर्स हो, चाहे आप नितिन सिंघानिया से पढ़िए, आप विवेक सिंह से पढ़िए, या आपके खुद के कोई फाउंडेशन नोट्स हैं उससे पढ़िए, बट व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कि आपके वो टॉपिक्स जो चेकलिस्ट में मेंशन्ड है वो कवर हो चुके हैं. नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पर छोड़ दीजिए. लेट मी फिगर इट आउट कि आपको कितने करंट अफेयर्स कराने, कितने डेप्थ में कराने हैं. सो आई बिलीव कि आपकी जो बेसिक इनिशियल वाली प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई होगी. नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एज अ पिलर विच इज़ हाईली एंड क्वाइट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन द प्रीलिम्स एग्जाम, तो अगर मैं लास्ट 10 साल का टाइम देखूं तो कितनी बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है. एज यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन, almost 16 times this particular topic has been tested. अगर मैं क्वेश्चंस को डिवाइड करूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, सो इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज और 3 डायमेंशंस. द फर्स्ट वन बीइंग, या तो क्वेश्चन आएगा इंस्ट्रूमेंट्स पे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. अगेन स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ये क्लास आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए नहीं है. करंट अफेयर्स को ब्रश अप करने के लिए, करंट अफेयर्स को समझने के लिए, करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ ये क्लासेस हैं, मैराथन्स हैं. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे सारा फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ाया जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको चेकलिस्ट दी गई है. आप अपने जो भी आपका प्रेफर्ड सोर्स है वहाँ से पढ़िए. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक वी वर टॉकिंग अबाउट, सो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? या तो इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन आएगा. इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गए, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हो गए. तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशली जो इस टाइम करंट अफेयर्स में मतलब न्यूज़ में
बने हुए थे वो प्रिपेयर करके जाने हैं। फिर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जैसे 2021 में आई थी रिटेल डायरेक्ट स्कीम और 2022 में उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बीच में न्यूज़ थी क्योंकि उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई थी, जैसे इस साल भी इंडिया की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयरएच, सो दैट हैज़ नाउ बीन ग्लोबली अप्रूव टू प्रोवाइड रेटिंग्स not just to the corporates but also the what we say is the sovereign authorities। तो ये latest developments हैं, इनके ऊपर से कोई क्वेश्चन आ जाता है। एंड द लास्ट टैंजेंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो आपको कहीं भी किसी स्टैटिक किताब में आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं मिलेगा। जो भी आपने ज्ञान आज तक पढ़ा है उसको अप्लाई करने की बारी आ जाती है, वेयर यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स। लाइक एक बार क्वेश्चन आया था बॉन्ड यील्ड के ऊपर कि क्या चीज़ें हैं जो बॉन्ड यील्ड को इम्पैक्ट करती हैं। 2024 में क्वेश्चन आया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड अगर वहाँ पे गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाती है तो क्या जो इन्वेस्टर्स है दे हैव टू फॉरगो देयर राइट्स टू क्लेम द इंटरेस्ट और द रिटर्न। तो अब इसमें आपको क्या लॉजिक कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस का मटेरियल आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा। तो ये 3 टैंजेंट्स के ऊपर आज का भी हमारा जो पोर्शन है वो डिवाइडेड है। पहले हम बात करेंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स लास्ट 1 साल में न्यूज़ में थे, फिर कोई नए टर्म्स जो न्यूज़ में है फाइनेंशियल मार्केट से, और अगर कोई रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रूमेंट्स जो कि न्यूज़ में बने हुए थे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन में क्लियर होना चाहिए कि जहां पे मनी जो होता है रेज किया जाता है फॉर अ टेन्योर ऑफ मोर देन 1 ईयर, क्योंकि फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर मनी मार्केट इज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जहां से मनी रेज किया जाता है। तो एक बॉन्ड बाय द नेम ऑफ परपीचुअल बॉन्ड्स जो कि रिसेंटली इंडिया के 2 से 3 बैंक्स, द प्रोमिनेंट वन बीइंग्स एसबीआई ने इशू करी थी। तो अब परपीचुअल बॉन्ड, सबसे पहले तो बॉन्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि मतलब डेट। बॉन्ड रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स डेट, कि भाई एक एंटिटी ने दूसरी पार्टी से लोन लिया है, डेट लिया है, एंड उसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। दैट इज व्हाट बॉन्ड मीन्स। चलिए, परपीचुअल का मतलब क्या होता है? परपीचुअल मतलब हमेशा के लिए, टाइम परपीचुअटी। तो बॉन्ड्स ऐसे कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने तो आज तक बॉन्ड्स यही पढ़ा है कि एक फिक्स टेन्योर के लिए पैसा लिया जाता है, उसके ऊपर रिटर्न दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट टेन्योर पैसा वापस कर दिया जाता है इन्वेस्टर को। तो परपीचुअल का मतलब होता है सदाबहार, हमेशा के लिए। तो परपीचुअल बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ, मतलब जहां पे एक बार प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया गया तो वो रिटर्न सिर्फ और सिर्फ जिस एंटिटी ने पैसा लिया है उसकी मर्जी पे वापस किया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसा कभी वापस किया ही ना जाए, एंड थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड जो इन्वेस्टर है जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसने बॉन्ड्स खरीदी हैं, उसको थ्रू आउट हिज लाइफ और हर लाइफ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब ये परपीचुअल बॉन्ड्स पिक्चर में आई कैसे, तो इसकी पहले थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमको ये तो पता है, हमने बैंकिंग में पढ़ा है कि एक नॉर्म होते हैं बाय द नेम ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स, राइट। बेसल 3 नॉर्म्स क्या कहता है कि बैंक्स को बोलता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। वो कैपिटल कौन सी होती है, टियर 1 टियर 2, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि बेसल 3 नॉर्म्स में बैंक्स के ऊपर एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन होता है, दे हैव टू मेंटेन सर्टेन कैपिटल इन ऑर्डर टू रिजॉल्व सम कंटिजेंसी अगर कोई आती है। अब ये कैपिटल के लिए बैंक फंड कहाँ से लाएगा, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इक्विटी इशू करे, भाई बैंक्स भी तो शेयर्स इशू करते हैं, दे आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और द अदर ऑप्शन इज दे कैन टेक अ लोन। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर वो लोन लेते हैं मार्केट से, ठीक है ना, तो उनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो खराब हो जाएगा कि भाई ज़्यादा डेट लिया हुआ है तो क्रेडिट रेटिंग नीचे आ जाएगी। और अगर वो इक्विटी के थ्रू पैसे रेज करते हैं उस कैपिटल को फंड करने के लिए, तो उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। देन वो करे तो करे क्या, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बॉन्ड्स इशू करी जाती है, परपीचुअल बॉन्ड्स। परपीचुअल बॉन्ड्स का एक मिक्स कैरेक्टर होता है, ना ही ये टोटल इक्विटी होती है, ना ही ये पूरा डेट की तरह कैरेक्टराइज करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वापस करने की ऑब्लिगेशन नहीं होती है ऑन द एंटिटी, ऑन द बैंक जो लोन ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई परपीचुअल बॉन्ड्स आर इशूड, एंड रिसेंटली
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने परपीचुअल बॉन्ड्स इशू करे थे, तभी ये न्यूज़ में बने हुए थे। एंड इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है इसके ऊपर अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बना के जाना। तो एज वी जस्ट रेड वी लर्न कि इसके ऊपर कोई मैच्योरिटी नहीं होती, कोई फिक्स्ड रिडम्पशन डेट नहीं होती है। इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा थ्रू आउट द टेन्योर, जब तक वो पैसे वापस नहीं कर देता। एंड लेट्स से द borrower decides not to give the money back, the principal back, because it's perpetual by character, then throughout the tenure interest payment एक fixed return, एक fixed rate से मिलता जाता है। Callable, most perpetual bonds can be redeemed by the issuer after a certain period. It is upon क्या जो borrower के ऊपर है, अगर उनको लगता है कि उन्हें वापस कर देना चाहिए, उनका काम पूरा हो गया है तो वो कर दे, अदरवाइज कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। रिस्क ज़्यादा होता है नॉर्मल बॉन्ड से। क्यों ज़्यादा होता है ये पता होना चाहिए कि कहीं वहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया कि दे आर लेस रिस्कियर देन द यूजुअल बॉन्ड्स और द सॉवरेन बॉन्ड्स। नो, दे आर हायर ऑन द रिस्क साइड। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको कभी भी आपका जो प्रिंसिपल है वो वापस नहीं मिलने, मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही चांसेस होते हैं, तो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होगा। हाइब्रिड नेचर क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो ना ही पूरा डेट का कैरेक्टर लेता है और ना ही वो पूरा इक्विटी का। और ये जो बॉन्ड्स है इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है, ये पार्ट आपको बिल्कुल ध्यान से जो है याद करके जाना है, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं देखोगे उनके पैटर्न को, तो इस टैंजेंट पे, इस डायमेंशन पे यूपीएससी कई बार टेस्ट करता है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, मान लीजिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन आ गया और वो आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है या रिटेल पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर बॉन्ड में अलाउड है या नहीं है। सो दैट इज वाई परपीचुअल बॉन्ड्स में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट इज लेस देन 2 लाख, आप जैसे और मुझ जैसे लोग जो खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो हमें क्या याद रखना है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद परपीचुअल बॉन्ड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस पे ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट 2-3 साल के अंदर। अगेन न्यूज़ में बना हुआ था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको समझ के जाना, ठीक है। तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जब हम अपना फाउंडेशन प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ रहे होते हैं, विच इज़ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम n नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, पूल क्रिएट करते हैं एंड देन दे इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्टॉक्स और द मल्टीपल सिक्योरिटीज़। अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट होता है ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स होती है, जो ऑफिस क्रिएट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो नहीं होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग विच एक्ट्स एज सर्व्स एज अ बैकबोन टू द कंट्री। जैसे आपके रोड्स हो गए, आपके ब्रिजेस हो गए, आपके फ्लाईओवर्स हो गए, आपके एयरपोर्ट्स हो गए। नाउ इफ आई बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, बहुत पैसे नहीं है मेरे पास, सेविंग नहीं है, आई वांट टू इन्वेस्ट इन एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? दैट इज वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कम्स इन टू पिक्चर। ये एग्जैक्टली वही करते हैं जो म्यूचुअल फंड्स करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करते हैं, क्रिएट अ पूल ऑफ फंड एंड देन दे इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर जनरेटिंग रिटर्न्स। तो आप कहोगे कि अगर ये रिटर्न्स जनरेट ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का हाईवे बना है, इसके ऊपर ऑलरेडी टोल कलेक्ट हो रहा है, मतलब रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, देन वाई टू इन्वेस्ट? इससे कंपनी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अब टोल प्रोजेक्ट बना के टोल कलेक्ट कर रही है। सो अब ये मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है विच इज़ इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज, उसने ये हाईवे बनाया, इसके ऊपर टोल लिवाई किया सो दैट रिटर्न्स आने चालू हो जाए। कहाँ से फीस कलेक्ट होगी? नाउ दे वांट टू क्रिएट अ न्यू रोड, लेकिन उनका मनी कहाँ ब्लॉक्ड है? यहाँ ब्लॉक्ड है। जब तक पैसे पूरे रिकवर नहीं हो जाते टोल चार्ज करके, तब तक ये नया प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वहाँ से पूल ऑफ मनी
इस प्रोजेक्ट में आ जाए तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक्स है इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होगी एंड दे कैन क्रिएट अ न्यू रोड। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनके लिए फ़ायदा ये हो गया कि उनकी एक्सेसिबिलिटी टू कैपिटल बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दे कैन स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट्स, दे डू नॉट हैव टू वेट कि पहले पूरा कॉस्ट रिकवर होगा तभी वो नए प्रोजेक्ट में पैसे लगा पाएंगे। एंड फॉर द इन्वेस्टर ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या था, आइदर शेयर्स में इन्वेस्ट कर लो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, या फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करा दो। बट विद इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कमिंग इन टू पिक्चर, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं कि हम अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकते हैं। रिटर्न्स कैसे जनरेट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ टोल्स, रेंट कलेक्शन, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स। आर वी क्लियर? तो इनविट्स की डेफिनेशन हमें क्लियर है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्पॉन्सर्स बोली जाती हैं। एक ये फंड मैनेजर को लेके आते हैं, एक ट्रस्टी को लेके आते हैं, जो कि ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो यूनिट्स हैं, उसको रोल आउट करते हैं। इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, आप जैसे मुझ जैसे लोग, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इशू कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले जब इसके ऊपर क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल आया था। वो ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जिनको स्पॉन्सर्स भी बोला जाता है, आर दे रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स? क्या वो उनको बोरोवर का कैरेक्टर दे सकते हैं कि हाँ भाई वो पैसा बोरो कर रहे हैं बाय इशूइंग इनविट्स? सो येस, द आंसर इज ये कि अंडर सरफेसी एक्ट 2002 दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स। तो हमें ये चीज़ भी याद रखनी है। व्हाट वी नीड टू नो इज दे आर हाईली लिक्विड। वाई? बिकॉज दे आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। हमें क्या वापस एक चीज़ बात दिमाग में बिठा के जानी है, जो इनविट्स होते हैं ये सिर्फ उन्हीं जगह पे पैसा लगाते हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं विच आर जनरेटिंग रिटर्न्स, विच हैव स्टार्टेड जनरेटिंग रिटर्न्स। अदरवाइज तो कोई भी इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा, अपना पैसा क्यों देगा? आप जाके दोगे क्या अपने घर से कि हाँ भाई पैसा ले लो, कोई बात नहीं, रिटर्न में देना हो? whoever invest the money for earning, fetching some returns. So that is why कौन से projects, income generating और revenue generating project which provides liquidity on stock exchanges, so that कभी भी अगर इन्वेस्टर को एग्जिट लेना है इस इन्वेस्टमेंट से तो वो एग्जिट ले पाए। बी वेरी क्लियर अबाउट द नुआंसेस जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। नोट्स बाद में बनाना, पहले सुन लो कि मैं कहाँ पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, कहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट विच इज़ पार्टिसिपेटरी नोट। इस पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। अगेन इस साल ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था वो भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट की। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई एक पर्सन है विच इज़ जॉन, या कोई एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है विच इज़ सिटिंग इन यूएसए, उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेबी के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा एंड एंडलेस फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। व्हाट इफ दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, or they don't want to probably disclose their they do not want to disclose their identity, they do not want to fulfill all the formalities. What can they do is, यहाँ पे इंडिया में कोई अगर एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, वो उसको ढूंढेंगे और वो इनके थ्रू पैसा जो है मार्केट में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, दे आर अलाउड टू इशू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पार्टिसिपेटरी नोट्स टू दोज फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट दे डू नॉट वांट टू फर्स्ट रजिस्टर विद सेबी एंड डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। तो आप कहोगे मैम इससे तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। एट वन साइड द आंसर इज येस, बट एट द अदर साइड सारे के सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो जरूरी नहीं है वो मैलिफाइड इंटेंशन से आए। मैनी ऑफ देम डू नॉट वांट टू गो थ्रू द कम्बरसम प्रोसेस, वांट्स अ शॉर्टकट कि हम आए, इन्वेस्ट करें एंड फॉर्मेलिटीज़ को पूरा ना करें। तो अब क्या हो रहा था, अगर हम इस पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दें कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर विदाउट
रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद सेबी इंडिया में पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगा, तो वो जो बोनाफाइड जो अच्छे इंटेंशन से इन्वेस्ट करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इंडिया में जो इंडिया की मार्केट है उसमें पैसा लिक्विडिटी कम आएगी। सो इन ऑर्डर टू एंटरटेन सच बोनाफाइड इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटरी नोट का प्रोविजन बनाया गया। क्या वापस से रिवाइज करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? पहले तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के साथ। दे आर ओनली अलाउड टू इशू पार्टिसिपेटरी नोट टू अ फॉरेन इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी और कीपिंग देयर एनोनिमिटी। अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट थिंग कि जो ये रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में लोकेटेड है, सिचुएटेड है, दे हैव बीन अलाउड। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो गिफ्ट में थे, गिफ्ट सिटी में लोकेटेड थे, उनको अभी तक परमिशन नहीं मिली थी, अब उनको भी परमिशन मिल गई है। प्लस सेबी ने बोला है कि थोड़े से डिस्क्लोजर्स और करने पड़ेंगे अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को इनके थ्रू इन्वेस्ट करना है इंडिया में, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ दीज इन्वेस्टर्स की पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को इस तरीके से समझते हैं कि लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आई वांट टू ईट नूडल्स, आई वांट टू ईट मंचूरियन, आई वांट टू ईट चिली पनीर ऑल्सो, मतलब मुझे बहुत सारी चाइनीज़ चीज़ें खानी है। तो अब सारी चीज़ें खरीदना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव अ लिमिटेड एपेटाइट। व्हाट आई कैन डू इज़ मैंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पे चाइनीज़ प्लेटर मिल रहा था। ठीक है, वो चाइनीज़ प्लेटर क्या होता है? थाली सिस्टम, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? थोड़े से नूडल्स होंगे, थोड़ा सा चिल्ली पनीर होगा, थोड़ा सा मंचूरियन होगा, थोड़े से फ्राइड राइस होंगे, तो थोड़ा 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 मुझे सबका पोर्शन मिल गया। तो अब ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं इज़ एग्जैक्टली लाइक अ प्लेटर ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स। किसके स्टॉक्स? मान लीजिए ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं ये एक इंडेक्स को मिमिक करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का एक इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50, दूसरा इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स। तो मान लेते हैं ये जो फंड है वो किसको ट्रैक करेगा? जो निफ्टी 50 का कॉम्पोजिशन है, इसमें जितने भी शेयर्स हैं उसके एग्जैक्टली रेप्लिका एक बास्केट बनाई जाएगी और इस फंड की एक यूनिट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब मल्टीपल यूनिट्स जो है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करी जाती है ऑन डेली बेसिस। इसको आप एग्जैक्टली वैसे ही खरीद सकते हो जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे अपना प्रॉफिट निकाल के उसको बेच देते हो। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। फंड पैसा कहाँ लगा रहा है? एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ सम इंडेक्स जो बास्केट बनाई गई है वहां पे लगा रहा है। ठीक है, डू दे प्रोवाइड लिक्विडिटी? येस दे प्रोवाइड लिक्विडिटी। वाई? बिकॉज दे आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक और अ शेयर। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड? क्योंकि हमें तो ये पता है कि म्यूचुअल फंड में भी यही होता है कि पैसा इकट्ठा होता है, देन दे इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर और बास्केट विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स। अब स्टूडेंट्स म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी सेविंग अनुसार इन्वेस्ट करते हो। मान लीजिए मैं मंथली 500 रुपये ही अलग से स्पेयर कर सकती हूँ टू इन्वेस्ट, तो मैं एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खोलूँगी और उस 500 रुपये से ही इन्वेस्ट करूँगी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, ठीक है, उसमें जो यूनिट कॉस्ट मार्केट डिटरमाइंड एज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पता लगेगा ना, क्योंकि ट्रेड हो रहे हैं रोज ये, तो ट्रेडिंग के दौरान पता चलेगा कि इसका आज का प्राइस क्या है, तो वो ही प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। आई कैन नॉट बाय इट एज पर माई कन्वीनियंस कि मेरे पास आज 400 रुपये, जो इस यूनिट का पर यूनिट का मार्केट प्राइस होगा मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा। दूसरा डिफरेंस फ्रॉम म्यूचुअल फंड इज कि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि आपने आज सुबह खरीदा और आज शाम को उसको बेच सकते हो, तो लिक्विडिटी वहाँ पे कम होती है एज कंपेयर टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तो मैंने जैसे बोला कि कोई भी एक नॉर्मल स्टॉक होता है, सुबह खरीदा नेक्स्ट डे बेचा या उसी दिन बेचा, एग्जैक्टली उतनी लिक्विडिटी होती है यहाँ पे भी। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो फीसेस एंड कमीशन होती है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे वो कम होती है क्योंकि डेली बेसिस पे उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। अब अपन फटाफट से इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हमने देख ली। ETF क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो ट्रेडेड एक्सचेंज ट्रेडेड है, हाँ ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टिंग इन द बास्केट ऑफ असेट्स।
यूजुअली एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे। जितनी मर्जी बारी आप खरीदना चाहते हो खरीदो, जितनी मर्जी बारी आप बेचना चाहते हो उसको आप एक दिन में बेच सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन, each ETF typically invest in the portfolio of assets। ट्रांसपेरेंसी, रोज इसका प्राइस जो है पूरे दिन फ्लक्चुएट करता है लाइक एनी अदर स्टॉक, तो आप खरीद सकते हो जब आपको लगे कि कम है, आज ज़्यादा है तो आप उसको बेच सकते हो। इशू कौन कर सकता है ETF को? सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं वो ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स रोल आउट कर सकती है। इन्वेस्ट कौन कर सकता है? रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं एंड म्यूचुअल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी कर सकते हैं। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मोर देन दैट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। बी वेरी क्लियर, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, वी आर डन विद द इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ सेबी से रिलेटेड जो रीसेंट डेवलपमेंट्स थी मार्केट की वो हम पढ़ लेते हैं। क्या इसके अलावा आपको और भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है? स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन एक ही बात बोलूँगी कि यू नीड टू नो वेयर टू पुट द फुल स्टॉप। स्टैटिक पे फोकस करो। स्टैटिक के लिए प्लीज़ गो टू दैट चेकलिस्ट जो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर करी है, उसको भी कर जाओगे अलॉन्ग विद दिस करंट अफेयर्स वीडियो। आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 100 में से सारे के सारे क्वेश्चंस इकोनॉमी के ही आएंगे, दूसरे हमें टॉपिक्स पे, दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली फोकस करना है। सो वी नीड टू नो वेयर डू वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। इतना कर लिया, इसके बाहर आता है मतलब किसी को भी वो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा जैसे कि आपको नहीं आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हम सेबी और उससे रिलेटेड कोई जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेबी क्या है? वॉचडॉग ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट है, विच इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम अपने स्टैटिक पोर्शन में इसका फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, सारे नुआंसेस कवर करते हैं। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या नए रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो सेबी ने एक फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड नए कैटेगरीज ऐड करी हैं। अभी बात करते हैं पहले ये होते क्या है FVCI। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं सेकंड स्टेज में। जब भी कोई स्टार्टअप होता है इनिशियल फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है? एंजल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो ज़्यादा पैसा प्लस टेक्निकल एक्सपर्टीज भी देते हैं, एक स्टार्टअप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इंडिया में जो लोकेटेड है, मान लीजिए एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये इंडिया में लोकेटेड है। अब इस VC कंपनी में या इस VC फंड में बाहर से भी बहुत सारे ऐसे फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो क्या हो गए फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर? इज एन इन्वेस्टर विच इज इनकॉर्पोरेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। कौन सा? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो किस में इन्वेस्ट करते हैं? इंडिया में किसी वेंचर कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली कोई एक अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, मतलब कोई स्टार्टअप है डायरेक्टली उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन? ये जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए डेफिनेशन ऑफ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बाहर लोकेटेड है, बाहर के स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग बने हैं। 2 ऑप्शन है उनके पास इंडिया में इन्वेस्ट करने में के लिए, या तो किसी वेंचर कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो देन किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा, या ये डायरेक्टली किसी स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डू दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी? येस, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर FVCI रेगुलेशंस 2000। कौन एलिजिबल इन्वेस्टर हो सकता है इन दिस कैटेगरी? तो पहले इंडिया से इन्वेस्टमेंट कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक्स को ही अलाउड था टू फॉर्म अ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर कंपनी विच कैन देन इन्वेस्ट इन इंडिया इन टू अ वेंचर कैपिटल। बट सेबी ने ये स्कोप एक्सपैंड किया है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस, OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एंड रेसिडेंट इंडियंस विद सर्टन कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं कंडीशन लगा के, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू FVCI कॉर्पस जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बट कंडीशन क्या है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया से इन्वेस्टर्स हैं, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट ये पर्पस से नहीं कर सकते दैट दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द वेंचर कैपिटलिस्ट।
ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। सेबी बोल रहा है ये जितने भी FVCI एप्लीकेंट्स हैं जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, दे हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कुछ भी नहीं, बैंक्स होते हैं जिन्होंने सेबी से परमिशन ले रखी है टू इशू सच सर्टिफिकेट टू द फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। तो प्लीज़ बी वेरी क्लियर कि ये कौन होते हैं, बाहर बैठे फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जो इंडिया के वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स या फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सन एक्स, ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, मतलब इनके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। अब ये कंपनी ने ना बॉन्ड्स इशू करे, क्यों? क्योंकि इस कंपनी को पैसे चाहिए थे, तो इन्होंने बॉन्ड्स इशू करे। इन्होंने बोला हम इस पे 7% रिटर्न देंगे। नाउ एक्स बीइंग HNI 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो एक्स ने क्या किया, ये बॉन्ड्स खरीद लिए 100 करोड़ रुपए के, ठीक है। लेकिन एक्स को कहीं ना डाउट है कि ये कंपनी ना डिफ़ॉल्ट कर सकती है पेमेंट पे, क्या पता ये मेरा इंटरेस्ट वापस ना करे, क्या पता ये मेरे प्रिंसिपल अमाउंट वापस ना करे। तो कहीं ना कहीं मन में स्केप्टिसिज्म है, एप्रीहेंशन है। तो ये एक्स क्या करेगा, इस रीपेमेंट को सिक्योर कराएगा, मतलब अपने डर का इंश्योरेंस कराएगा। ठीक है, कैसे? एक बैंक से जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर ये कंपनी जो है आपके पैसे वापस नहीं लौटाती है, जो उन्होंने बॉन्ड इशू करे थे उसके रीपेमेंट को ऑनर नहीं करती है, तो उसके बदले में हम आपको रीपेमेंट करेंगे। तो एक्स कहेगा बहुत बढ़िया बात कि आप मेरा ये जो है ट्रांजेक्शन, लेट्स जस्ट सिक्योर इट। तो बैंक बोलेगा कि इसके बदले, क्योंकि मैं आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके बदले मैं आपसे एक प्रीमियम चार्ज करूँगा। भाई हम जब कोई इंश्योरेंस लेते हैं अपनी गाड़ी का, 2 व्हीलर का, तब भी हमको हर साल प्रीमियम देना पड़ता है। तो सिमिलरली जब बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू दिस पर्सन एक्स, वो उसके लिए प्रीमियम चार्ज करेगा, दैट इन केस ये कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो वी विल रीपे यू ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ है? दिस HNI एंड दिस बैंक के बीच में। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बोलेंगे। कि मान लीजिए कि जो क्रेडिट मैंने दिया है, क्रेडिट मतलब जो मैंने उधार दिया है, उसके ऊपर अगर डिफॉल्ट हो गया तो उसको मिटिगेट करने के लिए एक अरेंजमेंट है, ये उसको रिड्यूस, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए अरेंजमेंट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सो CDS क्या है? एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू ट्रांसफर द क्रेडिट रिस्क ऑफ अ बोरोवर। बोरोवर कौन था यहाँ पे? बोरो किसने किए? कंपनी ने किए थे ना। तो ट्रांसफर द क्रेडिट रिस्क ऑफ अ बोरोवर टू द अनदर पार्टी। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? क्यों यूज किया जाता है? वी आर हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क, जो इस ट्रांजेक्शन से रिस्क निकल के आ सकता है उसके अगेंस्ट हम हेज कर रहे हैं कि कल को ये मुकर गए तो मेरे पैसे तो पूरे डूब जाएंगे, कोई बात नहीं, मैंने प्रीमियम दे रखा है तो ये बैंक मुझे मेरे पैसे वापस दे देगा। क्या यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक्स को सरेंडर करने पड़ेंगे बैंक को? नहीं, वो प्रीमियम दे रहा है ना उसके लिए, असेट्स का। एक्स के लिए ये बॉन्ड्स क्या है? असेट है। ये बॉन्ड्स के पेपर बैंक को नहीं देने पड़ेंगे। सो देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द अंडरलाइंग असेट इज रिक्वायर्ड, जस्ट दैट मैं सर्विसेज के लिए आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। अब ये इसका फायदा क्या होता है? ये अरेंजमेंट्स क्यों होते हैं? बेसिकली सेबी बोल रहा है कि अगर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को हम अच्छे से मार्केट में मटेरियलाइज कर लेते हैं, तो जो बॉन्ड मार्केट है इंडिया की, स्पेशली द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या हो गई? एक होती है सॉवरेन बॉन्ड मार्केट, मतलब गवर्नमेंट द्वारा इशू करी हुई बॉन्ड्स, जिस पे यूजुअली जो डिफॉल्ट रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी ओर होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, मतलब कॉर्पोरेट्स जब बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज करती है। क्योंकि वो इंडिया में इतनी ज़्यादा भी डेवलप्ड नहीं है, सेबी काफ़ी एफर्ट्स डाल रही है उसको डेवलप करने के लिए, कि भाई लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये अभी कंपनी है, पैसे ले ले वापस ना लौटाए। तो भाई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, पेंशन फंड कंपनीज हैं, वो इन कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदते हैं, उन्हें डर लग रहा है कि ये पैसे वापस ना आए तो मेरा तो पैसा वेस्ट, मतलब मेरा पैसा तो पूरा खराब हो जाएगा, एंड दे हैव प्रॉमिस्ड रिटर्न टू देयर इन्वेस्टर्स, टू द यूनिट, दोज हु हैव परचेज्ड द यूनिट्स ऑफ दोज म्यूचुअल फंड्स। दैट इज व्हाई सेबी ने बोला
लेट्स गेट इनटू द दिस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. सेबी ने रिसेंटली अलाउ किया है म्यूचुअल फंड कंपनी को कि वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, इन ऑर्डर टू हेज अगेंस्ट द क्रेडिट रिस्क arising from the bonds issued by the corporates. इससे win-win situation both for the investor as well as for the corporate bond market, क्योंकि जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, लिक्विडिटी जो है इंडिया की कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट विच इज़ कॉल्ड एज पंप एंड डंप स्कीम. तो पंप एंड डंप स्कीम का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है बहुत बार कि मान लीजिए एक कंपनी है एक्स, इनके जो शेयर्स हैं मार्केट में वो मुश्किल से अभी 10 से 15 रुपए के बीच में हावर कर रहे हैं. नाउ दे वांट टू आर्टिफिशियली रिग द प्राइस. रिग द प्राइस का मतलब दे वांट टू इंक्रीज द प्राइस. व्हाट दे विल डू इज, बहुत सारे ऐसे नोटोरियस लोग होते हैं, नोटोरियस लोगों का नेटवर्क होता है मार्केट में, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे. सो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया एंड आई हैव अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल हु आर सिचुएटेड इन 10 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया. व्हाट वी विल डू इज, यहाँ से जो पर्सन ए है वो पहले 10 रुपये में इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीद लेगा. ठीक है, यहाँ से बी पर्सन क्या करेगा, 12 रुपये में 1 लाख रुपए शेयर्स खरीद लेगा. तो मार्केट में बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी कि ये कोई पर्टिकुलर कंपनी है एक्स, इसका शेयर ना अचानक से बढ़ रहा है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है. ठीक है, जबकि वो फंडामेंटल ग्राउंड्स पे इंक्रीज नहीं हो रहा, आर्टिफिशियली उसका प्राइस इंक्रीज करा जा रहा है. यहाँ पे ये सी जो वन ऑफ दोज 10 पीपल है क्या करेगा, इसको 12.5 रुपये में खरीद लेगा 1 लाख शेयर्स. तो मार्केट में क्या इन्फॉर्मेशन पास हो रही है कि ये 10 रुपये से 12.5 रुपये एक दिन में हो गया. ये सी है, फिर ये डी को बेच देगा 13 रुपये में. ठीक है, अल्टीमेटली ये जब 10th पर्सन के पास जाएगा मान लीजिए, तब तक ये शेयर 16 रुपये का हो चुका होगा. ठीक है ना, इंटू 1 लाख शेयर. तब तक मार्केट में जो आम जनता आप जैसी मुझ जैसी है उनको लगेगा कि यस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ ही दिनों में बढ़ गया, लेट्स अस ऑल्सो इन्वेस्ट इन दीज शेयर्स. ठीक है, हम 16 रुपये में जैसे ही इसको खरीदेंगे तो ये जो बाकी सारे ये 10 लोग थे, द नोटोरियस नेटवर्क, ये लोग फटाफट बेचना चालू कर देंगे मार्केट में से अपने शेयर्स. तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड द प्राइस. द प्राइस has not increased because the company was having strong fundamentals. Now this is what is called as pump and dump. पहले पैसा पंप करते गए to increase the price. जैसे ही वो पैसा इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, they sold it, they sold the shares, they dumped the shares onto the investors who did not have much of information कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, and they exited from the market. So pump and dump स्कीम. तो सेबी ने रिसेंटली बोला है कि ये पूरी तरीके से गलत है, इलीगल है, कहीं भी पता चलेगा तो इस पर फाइन लगाया जाएगा. सो व्हाट वी नीड टू नो इज पंप एंड डंप स्कीम का मतलब क्या होता है, एंड सेबी द्वारा ये बिल्कुल बैंड है इंडिया में. मूविंग ऑन टू द सेटलमेंट साइकिल विच इज the very major recent development with respect to the financial markets in India. Now what do we mean by settlement cycle? So students, let's suppose Monday को मैंने किसी एक X कंपनी का शेयर मार्केट से खरीदा. ठीक है, 2023 से पहले क्या होता था कि मंडे को मैंने शेयर खरीदा है तो ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा वेडनेसडे को मेरे डीमैट अकाउंट में, एंड वेडनेसडे को मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे और मेरे अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे. तो मतलब 48 आवर्स लगे टू सेटल द ट्रांजेक्शन, मतलब T+2 सेटलमेंट हो रहा है. 2 दिन लग रहे हैं सेटलमेंट होने में. ठीक है, 2023 के बाद सेबी ने, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन बढ़ गया है, इस टाइम को रिड्यूस करके लेके आई T+1 पे. सो नाउ लेट्स सपोज T+1 में क्या है, इफ़ आई एम एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजेक्शन ऑन मंडे, मैंने शेयर्स खरीदे तो मैक्सिमम ट्यूसडे एंड ऑफ द दिस मार्केट पीरियड विच इज़ 3:30 तक मेरे अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे एंड मेरे अकाउंट से पैसा जो है वो डेबिट हो जाएगा. ठीक है, अब सेबी क्या करिए, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज T+1 सेटलमेंट. 24 आवर्स के अंदर T+0 सेटलमेंट का ट्रायल कर रही है सेबी इन इंडिया. T+0 सेटलमेंट मतलब
जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है बाय द एंड ऑफ द डे ट्रांजेक्शन सेटल हो जाएगा। मैंने कब खरीदे थे शेयर्स? मंडे को खरीदे थे। तो T+0 का अभी बीटा वर्जन मतलब ट्रायल वर्जन सेबी जो है वो रन करके देख रही है कि कितना सक्सेसफुल है, क्या इंडिया का जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट इनफ है टू केटर टू सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कि मैंने मंडे सुबह ट्रांजेक्शन किया या मंडे 12 बजे ट्रांजेक्शन किया, बाय द एंड ऑफ द डे क्या वो शेयर्स मेरे अकाउंट में सेटल हो जाएंगे एंड जो मनी है मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो T+0, T+1, T+2 अभी कौन सा हमारे कंट्री में सेटलमेंट साइकिल चलता है? T+1। 2023 से पहले T+2 चलता था। सेबी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव टूवर्ड्स T+0। क्या इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री इफ we successfully transition to T+0 settlement? Answer is no. We will be one amongst the first country, not the first country to do so. चलिए, नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द रिलेटेड डेवलपमेंट्स, वो सेबी से रिलेटेड जो रीसेंट डेवलपमेंट्स थे वो थे। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में कुछ टर्म्स, कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। येस, वन ऑफ द इंडियाज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बाय द नेम ऑफ CareEdge, now it is the first company to enter into the global स्केल रेटिंग स्पेस। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है ये हम अपने स्टैटिक पोर्शन में, अपने थियोरेटिकल पोर्शन में पढ़ते हैं। दे कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाउ आर दे फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल स्केल रेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब फर्स्ट सच इंडियन कंपनी विच विल बी अलाउड to do the sovereign rating of the other countries as well, other government bonds, other गवर्नमेंट, जैसे यूएस गवर्नमेंट की बॉन्ड्स का होता है या जापान की गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हो गई, सो दे कैन प्रोवाइड द सॉवरेन रेटिंग एज वेल एज द रेटिंग टू द कॉर्पोरेट एंटिटीज। सो फर्स्ट सच इंडियन एंटिटी। तो मेक श्योर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से रिलेटेड सारा स्टैटिक पोर्शन क्लियर करके जाएं, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, तो अगेन एक प्रोबेबल थीम हमारे लिए बन सकती है। इंडिया वोल्टैलिटी इंडेक्स, सो बेसिकली ये इंडेक्स क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें कितनी वोल्टैलिटी है। वोल्टैलिटी मतलब कितना फ्लक्चुएट। वोल्टैलिटी का ऑपोजिट क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी स्टेबल, जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। वोल्टैलिटी मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। सो इंडिया वोल्टैलिटी इंडेक्स क्या मेजर करता है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में करंटली कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, कितनी ज़्यादा वोल्टैलिटी है। इस इंडेक्स को फियर इंडेक्स भी बोला जाता है। इस न्यूज़ को खैर मैं ऑलरेडी इकोनॉमी वीकली में कवर करा चुकी हूँ, बट nevertheless because it was important, it was provided in your PT 365, so that's why I'm covering it here. So volatility index, as I said, talks about how much expected volatility is there, how much the volatility is the investor expecting in the near future. What is that near future? What is the tenure? 30 days. जितना ज़्यादा नंबर आएगा वोल्टैलिटी का, इट शोज़ कि उतनी ज़्यादा वोल्टैलिटी इज एग्जिस्टिंग एंड इज एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर इन द कमिंग फ्यूचर। जितना नंबर कम आएगा मतलब स्टेबल है, कम वोल्टैलिटी है, कम फ्लक्चुएशंस है। नाउ ये जो वोल्टैलिटी इंडेक्स है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये याद करके जाना, इट इज़ बेस्ड ऑन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस। किसके ऊपर? फिर से बोल रही हूँ, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर ये इंडेक्स बेस्ड है। हमने इस इंडेक्स को बनाने के लिए जो मेथडोलॉजी है वो कहाँ से अडॉप्ट करी है? इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएस वोल्टैलिटी इंडेक्स क्रिएटेड बाय शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज। तो यूएस की मार्केट की वोल्टैलिटी मेजर करता है यूएस वोल्टैलिटी एक्सचेंज, उसका ही इंडियन वर्जन, इंडियन वोल्टैलिटी एक्सचेंज इज डेवलप्ड इन इंडिया on Nifty index option to measure the volatility, expected volatility by the investor, कि कितना उनका क्या सेंटिमेंट है कि भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, एज आई सेड, हाई नंबर, हाई VIX का नंबर आ रहा है, दैट मीन्स पीपल आर एक्सपेक्टिंग much of uncertainty, big ups and downs in the coming future, also called as fear index, to revise it for the last time. Moving on to the next, कि SEBI became the first, sorry, SEBI नहीं, it is SBI which is State Bank of India, ठीक है ना, one of the largest bank, systematically important bank, became the first trading member at IIBX. Now what is this IIBX? Though comes under your static portion, but बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि इतनी जल्दी रिवाइज नहीं होती, अपडेट नहीं होती हैं, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में ये मिसिंग है टॉपिक, विच इज़ इंडियाज़
फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज. बुलियन क्या होता है? जो आपकी प्रेशियस मेटल्स हो गए जैसे गोल्ड एंड सिल्वर. अगर आप इसमें फिजिकली ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आज गोल्ड 87,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम है, लेट मी बाय इट टुडे बिकॉज ये अगले हफ्ते शायद 92,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम टच कर जाएगा, एंड बीच का जो प्रॉफिट है आई कैन मेक इट आउट फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन. सो it is the international bullion exchange which provides you with this flexibility and liquidity to trade physical gold and silver. अभी तक क्या इज इट द फर्स्ट टाइम कि गोल्ड एंड सिल्वर में हम ट्रेड कर पा रहे हैं? नहीं. जो MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो बट नॉट फॉर द फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर. बट IIBX अलाउज यू टू ट्रेड इन द फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर. कहाँ पे लोकेटेड है? जो हमारा गिफ्ट सिटी गुजरात में, वहाँ पे लोकेटेड है. एंड फिजिकल, इस चीज़ को याद रखना. सेबी को SBI बिकेम द फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर. अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको किसके पास अकाउंट खुलाना पड़ेगा? SBI के पास, क्योंकि इट हैज़ बिकम इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज. ठीक है. इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? इस पर्टिकुलर एक्सचेंज को सेबी नहीं कर रहा है. प्लीज़ 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 इस पर ध्यान दीजिएगा, वरना क्या होता है, हम जब जल्दी में चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ सेबी तो होगा क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है. ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक फाइनेंशियल मार्केट में जो एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सेबी ही रेगुलेट कर रहा हो. सामने एग्जाम्पल है. तो जहाँ हमारे पास कोशिश कर सकते हैं टू एलिमिनेट द मिस्टेक्स, वी विल ट्राई टू डू इट, एंड हेंस ये सेशंस जो हैं तभी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इज व्हाट इज सर्विंग एज द रेगुलेटर ऑफ दिस बुलियन एक्सचेंज. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट of the current affairs session, marathon on financial markets, which is the terms related to financial markets which were in news. First term being co-location and proximity hosting. So co-location का मतलब क्या होता है? बहुत पास में. proximity मतलब पास में लोकेटेड है. किसके क्लोज लोकेटेड है? स्टॉक एक्सचेंज के लोकेटेड है, क्लोज लोकेटेड है. बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं विच आर ऑथराइज्ड बाय सेबी टू प्लेस देयर सर्वर्स मतलब उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं, टू प्लेस देम नियर द स्टॉक एक्सचेंजेस. अब आप कहोगे मैम अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के पास में लोकेटेड है तो उनके पास तो कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरों से पहले आएगी. ठीक है. और वो उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा भी उठा पाएंगे, विच इज़ ट्रू. तो को लोकेशन प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग का मतलब ये होता है, इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर अ ब्रोकर और अ ट्रेडिंग फर्म विच इज़ इनटू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग can place their servers physically within the premise of the stock exchange or close to the exchanges, due to which definitely they gain advantage of time and information over others, leading to generation of significant profits. अब ये रेगुलेट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वो विंडफॉल गेन्स भी हो सकते हैं उनको, क्योंकि दे हैव प्रायर इंफॉर्मेशन over and above others, so they are come under the regulatory ambit. And how are they regulated? Under the algorithmic trading and co-location framework which was announced in 2018. क्या ये गलत है, illegal है? नहीं. Because these companies, these traders which are locating their facility near that exchanges have to adhere by a lot of rules and regulations. Also they have to pay a fees to basically put their server near or in the proximity of the stock exchanges. Clear? So I hope it is clear to you what is co-location or proximity hosting. Moving on to the next term which is called as insider trading. Insider trading एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, एंड उसकी ऑडिटर हूँ मैं. ठीक है. उसकी बुक्स को ऑडिट करने में जाती हूँ. नाउ वाइल ऑडिटिंग मुझे पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ा कोई स्कैम हो रखा है, बहुत बड़ा कोई घपला हो रखा है, एंड मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स भी थे. ठीक है. बिकॉज आई हैव गॉट टू नो इस कंपनी में फ्रॉड हो रखा है, एंड ये बहुत जल्दी मार्केट में एक्सपोज हो जाएगा. जैसे ही मैं ऑडिट रिपोर्ट्स अपनी मार्केट में या सेबी के पास फाइल करूँगी तो उस टाइम ये जो शेयर्स है बहुत ही तेज़ी से नीचे इसके प्राइस गिर जाएंगे. सो बिफोर ऑल ऑफ दिस हैपन्स, क्योंकि मेरे पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस कंपनी के शेयर्स बेच दिए. अलॉन्ग विद दैट मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को भी मैसेज कर दिया कि अगर इस कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं इसको बेच दो क्योंकि इसके शेयर्स नीचे जाने वाले हैं. नाउ व्हाट डज सेबी हैज़ टू से ऑन दिस, कि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया. क्यों? क्योंकि आप अनसेंसिटिव, अनपब्लिश्ड
अनपब्लिश जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा रहे हो एंड अपने रिलेटिव्स को भी बता रहे हो। तो सेबी ने रिसेंटली ये बोला, क्लैरिटी दी कि अगर आप मैसेज के थ्रू आप कहोगे मैंने तो फ़ोन करके नहीं बताया या मैंने तो इन पर्सन नहीं बताया, सो सेबी हैज़ रिसेंटली क्लैरिफाइड कि अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने एक्वेंटेंसेस को बता रहे हो, देन ऑल्सो इट इज़ not considered as legal. It is again punishable offense. So that also is counted as insider trading. Insider trading ये नहीं कि आपके पास information थी, आपने अगर pass on करी है with the help of any of these mediums, तो इसको भी insider trading का ही part माना जाएगा. Moving on to the next, which is called as front running. Front मतलब सबसे आगे दौड़ रहे हो आप. किससे आगे दौड़ रहे हो? तो मान लेते हैं कि मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, या ट्रेडर नहीं, मान लीजिए मैं ये कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है, इस कंपनी की मैं भी एम्प्लॉय हूँ या मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. एम्प्लॉय क्यों बने, एमडी बन जाते हैं. अब मुझे पता है कि इस कंपनी में ना कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करने वाला है, बहुत सारे शेयर्स खरीदने वाला है. अब वो इतनी बल्क परचेजिंग करेगा तो इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे. तो मैं क्या करती हूँ कि अभी 10 रुपये में ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि जब ये खरीदेगा शेयर तो हो सकता है कंपनी के शेयर का प्राइस 25 रुपये हो जाए, राइट. तो मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने पहले कोई और फ़ायदा उठाता, मैंने फ़ायदा उठा लिया, मैं दूसरों से आगे भाग रही हूँ, फ्रंट रनिंग कर रही हूँ, ठीक है. सो फ्रंट रनिंग इज़ द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन to buy or sell securities in advance of a large substantial order that is expected to move the price of a security. ये तो परचेज का एग्जाम्पल था. नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे कोई अगेन एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, और मुझे मी बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, मेरे पास इसके शेयर्स थे और एक शेयर कंपनी का था मान लीजिए 100 रुपये का, ठीक है. अब मुझे पता है कि ये कंपनी जो है ना अगले 1 साल में बंद होने वाली है, ठीक है ना, या ये बिकने वाली है, और ये इन्फॉर्मेशन अभी ये पब्लिक करेंगे 6 महीने बाद. तो मुझे तो पहले ही पता चल गई ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शेयर्स बेच दिए. क्यों? क्योंकि 1 साल बाद ये लोग बेचेंगे तो मैं तो आज ही बेच दूँ. तो ये क्या है, ये फ्रंट रनिंग है. तो आप कहोगे मैम ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई क्या? फ्रंट रनिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग दोनों दे सीम सिमिलर ऑन द फेस ऑफ इट, बट इनमें बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है. फ्रंट रनिंग क्या कर रहे हैं, मैं इन्फॉर्मेशन लेके उसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ ऑर्डर को, मतलब मैं उससे पहले ही कि वो इन्फॉर्मेशन सबसे पब्लिक हो, लेट मी टेक द एडवांटेज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर माई सेल्फ. फ्रंट रनिंग कर रही हूँ. इनसाइडर ट्रेडिंग में ज़रूरी नहीं है कि उस इन्फॉर्मेशन को मैं खुद के लिए यूज़ कर रही हूँ. आई कुड जस्ट publish that unpublished information abhi which is yet to be made public to my relatives, who can then take advantage of that information to make some profits. तो insider trading में ज़रूरी नहीं होता है कि I am using that information to probably execute a trade. I can just spread that information जिससे उस कंपनी के शेयर्स के प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं. तो फ्रंट रनिंग क्या हुआ, आप आगे दौड़ रहे हो दूसरों से प्रॉफिट कमाने के लिए या लॉस बचाने के लिए. इनसाइडर ट्रेडिंग इज आप अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो बिफोर इट इज़ मेड पब्लिक. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म विच वॉज इन न्यूज इज क्लियरिंग कॉरपोरेशंस. तो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस क्या होती हैं बेसिकली स्टूडेंट्स? मान लीजिए मैं एक पर्सन एक्स हूँ, ठीक है ना, मैंने एक कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है. अब जब मैं शेयर खरीदती हूँ प्लेटफॉर्म से, तो मुझे नहीं पता होता है कि ये कौन सामने बेच रहा है. देयर इज़ वाई हु इज़ सिटिंग हु इज़ रेडी टू सेल द शेयर, बट मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है. मैं तो जस्ट पैसे डालती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, एंड बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स मेरे अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं एंड वाई के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे. नाउ देयर शुड बी सम इंटरमीडियरी हु इज़ एक्चुअली ओवरसीइंग ऑल दैट ट्रांजेक्शन, कि जो एक्स है वो ऐसा ना हो शेयर्स खरीद तो ले लेकिन पैसा ना दे, ऐसा ना हो कि उसके अकाउंट में पैसे ना हो, और ये ना हो कि वाई जो है जिसने शेयर्स सेल करने थे उसके पास शेयर्स हो ही ना अकाउंट में,
ठीक है ना, और एक्स के अकाउंट से पैसे भी कट गए और उसके अकाउंट में पैसे गए, उसके अकाउंट में शेयर्स आए भी नहीं. सो टू सी कि सारा जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल हो जाए, तो देर आर एंटिटीज कॉल्ड एज क्लियरिंग corporations which sees that the entire transaction is cleared till from end to end. तो इंडिया में जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, जैसे एनएससी पे अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उनके लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशंस वर्क करते हैं. नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीएससी के लिए इट इज़ इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड देयर इज सीसीआईएल क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. वो किसके लिए एज अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन काम करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए. कि मान लीजिए मैंने आज कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, टू सी कि मेरे अकाउंट से टाइमली पैसे डेबिट हो जाएं एंड टाइमली मेरे अकाउंट में सिक्योरिटीज़ क्रेडिट हो जाएं. किसका काम है ये देखना? इट इज़ सीसीआईएल का काम है इसको देखना. सो व्हाट आर क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ये याद रखना. एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए एंड फॉरेक्स मार्केट के लिए, मनी मार्केट के लिए हु वर्क्स एज अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन? इट इज़ सीसीआईएल. अब इससे रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट क्या थी जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था? वो ये थी कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई है विच इज़ उषा थोराट कमेटी. पहले भी 2015 में भी उषा थोराट कमेटी बनी थी, जिसकी वजह से जो एनबीएफसीज इन द बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी चेंज आए थे. फिर से अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उषा थोराट कमेटी जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप में क्या चेंजेस लाने चाहिए, इसको रिव्यू करके एक रिपोर्ट सबमिट करो. तो उषा थोराट कमेटी, कई बार हमारे पास क्वेश्चन सामने क्या आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग कमेटी. तो उषा थोराट कमेटी के सामने आपको बैंकिंग ना मिले और फाइनेंशियल मार्केट या क्लियरिंग कॉरपोरेशन से रिलेटेड मिले तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रिसेंटली फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करी गई है इन 2024 अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ मिसेस उषा थोराट. फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है? फाइनेंशियलाइजेशन इज बेसिकली, अब आप ये देखो, आज तक जब हम इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आता है दिमाग में? इट इज़ यूजुअली गोल्ड या हम कोई लैंड खरीद लें, ठीक है ना. फाइनेंशियलाइजेशन इज बेसिकली वेयर द सिटीजन्स और द इन्वेस्टर्स ऑफ अ कंट्री हैव स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल असेट्स लाइक गोल्ड, like land. Now where are they moving towards? Where are they investing towards? They are investing towards financial markets, financial instruments. तो आप कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब majority of investors start moving away from the traditional assets and start concentrating their investments towards the financial assets, तब होता है financialization of the economy. उससे प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है. मान लीजिए अब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में. अब गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई एक कंट्री है जिसका नाम अपन ले लेते हैं इकोलैंड. सो इकोलैंड एक कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? यहाँ पे. अब गवर्नमेंट ने सोचो एक डिसीजन लिया है कि हम स्टील सेक्टर है ना, इसके ऊपर टैक्स रेट इंक्रीज कर देंगे टू 30%. तो उससे क्या होगा? अब जो स्टील सेक्टर है उसके स्टॉक्स जो हैं उसके प्राइजेस नीचे आ जाएंगे. अब जैसे ये न्यूज़ आएगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टील कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है वो बहुत ज़्यादा विद्रोह करेंगे इस डिसीजन का. दे विल रिपेल दिस डिसीजन बिकॉज प्राइजेस नीचे आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि स्टील महंगा होगा, टैक्स लगने से प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज होगी. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज होगी तो शेयर्स जो है ऊपर नहीं जाएंगे. इन्वेस्टर्स वुड नॉट वांट टू पुट देयर मनी इनटू द स्टील सेक्टर. ठीक है, तो एक बार तो डिप आएगा प्राइस में, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स रेपेल करेंगे इस डिसीजन को कि जो गवर्नमेंट है शुड नॉट इंक्रीज देयर टैक्सेस ऑन द स्टील सेक्टर. तो इससे कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कैन और माइट हैव टू विड्रॉ देयर डिसीजंस. ठीक है, तो गवर्नमेंट को डिफिकल्टी आ रही है कोई भी डिसीजन एग्जीक्यूट करने में. सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस लेने में भी दिक्कत आती है. क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन. सो व्हाट इज फाइनेंशियलाइजेशन? वेयर the investors move away from the traditional assets towards the financial assets, due to which financial markets and the institution gains more or the greater prominence, influence over the economic policy. Who is currently regulating? अगर इस ये जो इकोलैंड का एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट इज डिक्टेटिंग कि कितना टैक्स होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. राइट, चलिए आगे चलते हैं टूवर्ड्स द लास्ट
टर्म विच वॉज इन न्यूज़, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा कि इतने ही करंट अफेयर्स हमको फाइनेंशियल मार्केट्स में से करने थे. द टर्म इज कैरी ट्रेड. कैरी ट्रेड को पहले एग्जाम्पल से समझते हैं. सो एक कंट्री है जापान. तो जापान में लोन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनते जाना, एक बार में समझ आ जाएगा. जापान में लोन अगर कोई लेता है तो उसको 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है. ठीक है. दूसरी कंट्री है इंडिया. ठीक है. इंडिया में अगर मैं किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करती हूँ तो मान लेते हैं रिटर्न आता है 10% से 10% रिटर्न. तो अब मेरे पास पैसे नहीं है. ठीक है. मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ. मैं क्या करूँगी, मैं जापान के एक बैंक से लोन लूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे कितना रिटर्न देना पड़ेगा, 6%. कोई बात नहीं, हम $100 का लोन ले लेते हैं, और मतलब येन में, मतलब उसको डॉलर में कन्वर्ट करके. तो भाई मैंने लोन लिया, उसके ऊपर 6% रिटर्न दे देंगे. उस पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट कर दूंगी, मैं ये इंडिया की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे को तो ये 10% से रिटर्न देंगे. मतलब मेरे को यहाँ पे 10 रुपये रिटर्न आएगा और मुझे 6 रुपये ही वापस करने होंगे. राइट. तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है विच इज़ मेजॉरिटी और मेजरली यूज इन द फॉरेन करेंसी मार्केट्स, जहाँ पे एक इन्वेस्टर बोरो करता है मनी इन सम अदर करेंसी जहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट है, एंड इन्वेस्ट करता है इन द करेंसी और द असेट विच इज़ ऑफरिंग अ हायर इंटरेस्ट रेट. रिस्क क्यों ज़्यादा होता है इसमें? सबसे बड़ा फॉल आउट क्या होता है इस ट्रांजेक्शन का? एक्सचेंज रेट का इशू. ये सब मैं मान के चल रही हूँ कि एक्सचेंज रेट जो है ना वो स्टेबल रहेगा. जब मैंने लोन लिया था जिस एक्सचेंज रेट पे, उसी एक्सचेंज रेट पे मुझे वापस लौटाने होंगे पैसे. व्हाट इफ इंडिया का करेंसी डिप्रिशिएट कर जाए विजावी येन. येन क्या है? जापान की करेंसी. ठीक है. और उसमें मुझे पैसे वापस लौटाने होंगे. अब डिप्रिशिएट कर गया तो सबसे बड़ा इशू क्या है? एक्सचेंज रेट का इशू प्लस इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आ गया. मान लीजिए लोन महंगा कर दिया. ठीक है. या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया. ठीक है. बट मोर देन दैट, द प्राइमरली द मेजर कॉज ऑफ वरी इज the volatility with respect to the exchange rate. So that is what is called as a carry trade. हमने क्या पढ़ा? risk of carry trade. तो इसके साथ जो हमारे करंट अफेयर्स हैं फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स वो ख़त्म हो जाते हैं. स्टूडेंट्स अगेन PDF कहाँ मिलेगी पहले ये बता देती हूँ. ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ इकोनॉमिक्स विद नानकी. सिर्फ इसको पढ़िएगा, इसके बाद आपको PT 365 पे जाके देखने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ जो मैंने टर्म्स बोले हैं अगर वो आपको समझ आ जाते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फुल लेंथ टेस्ट. लीव दिस टेंशन ऑन मी एंड जस्ट फोकस on maximizing your scores in full length test. I'll see you soon with fiscal policy, current affairs. Till then, God bless you and keep striving unless you make it to the final list.